नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एकदम बेसिक लेवल से हैं और दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, बतानी है कि जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, केरल में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, बतानी है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए टमाटर व मांस से। जी हाँ दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखेंगे टमाटर व मांस से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य यानी कि MP बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, 30 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यसभा को ही बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। और दोस्तों, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, बतानी है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य का यह नृत्य शैली है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य का है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु का है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों, बतानी है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इसका दो उत्तर याद रखेंगे। प्रथम पे याद रखेंगे भील जनजाति। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर पर है भील जनजाति और दूसरे नंबर पर है दोस्तों आप लोग याद रखेंगे गोंड जनजाति। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जनजातियाँ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आप लोग याद रखेंगे भील और गोंड, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, भारत की दोनों सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, बतानी है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, यानी कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी वीर सावरकर। जी हाँ दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन डी वीर सावरकर जी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी संगीत के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों,
संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी से। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो ग्रैमी पुरस्कार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, बतानी है कि एनु नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, जापान में। जी हाँ दोस्तों, एनु नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, बतानी है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, अंडा से। जी हाँ दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध किससे है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, अंडा से संबंधित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि रजत का मतलब होता है चांदी, यानी कि सिल्वर। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, पानीपत को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों आपके दोस्तों को भी काफ़ी मदद मिल सके। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, लद्दाख में। जी हाँ दोस्तों, जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा इनमें से कौन सी है? दोस्तों, बतानी है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यानी कि उपजाऊ मिट्टी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ माना जाता है, सबसे उपजाऊ मृदा माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाक प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, बतानी है कि भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, 1965 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इस युद्ध में दोस्तों हमारा ही देश जीता था, यानी कि पाकिस्तान को परास्त करके अपना देश विजय हुआ था दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, प्रथम युद्ध 1965 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, चंगेज खान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंगेज खान ने दोस्तों अपने आप को क्या कहा था? ईश्वर का अभिशाप कहा था। आप लोग याद रखेंगे, चंगेज खान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बतानी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन
पंत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत थे दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और इनको और दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को प्रथम दोस्तों पहली बार मिला था, ये हिंदी लेखक थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हिंदी लेखक थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों बतानी है कि मरणोपरांत यानी कि दोस्तों मृत्यु के बाद, देहांत होने के बाद भारत रत्न से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों बतानी है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किस व्यक्ति ने दिया था? दोस्तों बतानी है कि दिल्ली चलो का नारा किस महान व्यक्ति का है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्होंने ही दी थी दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने ही। और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दी थी, सुभाष चंद्र बोस, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि चीनी को रासायनिक भाषा में चीनी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी सुक्रोज। जी हाँ दोस्तों, चीनी को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन उनकी किस रचना में है? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर दास जी एक महान संत थे, तो बतानी है कि कबीर दास जी के उपदेशों का जो सबसे महत्वपूर्ण संकलन है उनकी किस रचना में है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों बीजक में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बीजक रचना है दोस्तों ये कबीर दास जी का है। और दोस्तों कबीर दास जी के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन उनकी इसी रचना में है, यानी कि बीजक में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, बीजक, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों बतानी है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इंद्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंद्र के लिए दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें? तो ऋग्वेद में, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासलीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बतानी है कि रासलीला किस राज्य का एक क्या है? लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, रासलीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हमने अभी इसी वीडियो में पढ़ा दोस्तों कि भारत पाक प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। अब दोस्तों बतानी है कि दूसरी बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका भी उत्तर आप लोग याद रखेंगे, 1971 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी। ये आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में देखा। अब बात करते हैं कि द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखेंगे,
1971 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, पहली बार 1965 में और दूसरी बार 1971 में। और दोनों में दोस्तों हमारा देश ही विजयी हुआ था, यानी कि पाकिस्तान को परास्त करके हमारा देश विजयी हुआ था दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, पहली बार 1965 में और दूसरी बार 1971 में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बेसिक लेवल से जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।